देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ट्विटर पर लिखते हैं, पालघर में जिनकी हत्या हुई और जो हत्यारे हैं वो अलग अलग धर्म के नहीं हैं। अनिल देशमुख साहब, सूबे की पुलिस आपकी है, सूबे में राज आपका है। कौन है जिसने आपसे ये पूछा कि साधुओं का धर्म क्या है, और किसकी मजाल जो ये पूछ ले कि हत्यारे किस जाति और धर्म के हैं। पर आपने खुद ये क्यों बताया कि दोनों एक ही धर्म के हैं? शुरुआत किसने की? आपने इसके बाद आप ये भी कहते हैं कि क्या ये एक तरीके की जो ये बात है कि सब एक धर्म के हैं और सब पर निगाह रखी जा रही है। निगाह रखी जा रही है मतलब क्या बेवजह इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश और लोगों को धमकाने की कोशिश के तौर पर ना देखा जाए? पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दिया, पुलिस पर कार्रवाई का आदेश दिया, तो शुरुआत क्या आपसे नहीं होनी चाहिए? धर्म बताने वाले आप हैं। रही बात सवाल पूछने की, तो वो हम पूछेंगे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में साधुओं की सरेआम पुलिस की मौजूदगी में निर्मम हत्या होगी तो कौन है वो जो सवाल नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा कि जिस ठाकरे परिवार ने भगवा चोला उड़कर हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया, उसी की सरकार में लॉकडाउन के बीच जूना अखाड़े के 2 साधुओं की हत्या कैसे हो गई? सैकड़ों की भीड़ कैसे जमा हो गई? भीड़ को उकसाया किसने? अफवाह किसने फैलाई? लॉकडाउन में लाठी डंडा हथियार आए कहां से? पुलिस मूक दर्शक बनी क्यों खड़ी रही? तमाम सवाल हैं जो हम पूछेंगे और इसी पर करेंगे आज की अड़ी। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गलतफहमी के शिकार हुए हैं। वाह हिंदू हृदय सम्राट, वाह! ये आपको क्या हो गया है? इस निर्मम निर्दयी हृदय विदारक घटना को गलतफहमी कह रहे हैं आप? सैकड़ों की भीड़, सभी लाठी डंडों से लैस, निहत्थे संत की जान के दुश्मन बनकर इनका टूट पड़ना, और आप कह रहे हैं ये गलतफहमी थी। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है। पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है, घरों में कैद है, घर से निकलना भी गुनाह है। ऐसे वक्त में सैकड़ों की भीड़ एक अफवाह की वजह से सड़क पर आ जाती है, 3 लोगों की हत्या कर देती है, और आप कह रहे हैं कि हमने इस पर कार्रवाई की है। मैं आपको वचन देता हूं, 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है। 48 घंटे की खामोशी के बाद 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करना, 100 लोगों को हिरासत में लेकर CID जांच कराने की बात कहना काबिले तारीफ है। पर जरा सोचिए, पुलिस की मौजूदगी नहीं, तस्वीरों को गौर से देखें तो पता पड़ेगा खुद पुलिस ने संतों को भीड़ को सौंप दिया हो, ऐसा नजर आता है कि जाओ, भीड़ तुम्हारी जान की प्यासी है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तस्वीरें देखकर आज हर किसी का कलेजा छलनी है। सवाल किया जा रहा है कि वो ठाकरे परिवार जिसके लिए भगवा ही सब कुछ था, वीर शिवाजी की धरती जहां साधु संतों को हमेशा पूजा गया, क्या उसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर अब साधु संत सुरक्षित नहीं हैं? सवाल ये भी जरूर उठता है कि अगर ये हिंदू संत नहीं होते और किसी अन्य धर्मों के संत होते तो किस प्रकार से बवाल मचता। देखिए, मैं तो कोई कम्युनल एंगल की बात नहीं करता, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ इस प्रकार से घटना होना, यह हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। पालघर की दर्दनाक घटना पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी।
साधु संतों में नाराजगी है और ऐसे में सवाल, क्या कुर्सी से प्यार में ठाकरे भूल चुके हैं भगवा प्यार? और इस चर्चा में हमारे साथ ये 4 मेहमान अभी तक जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमानों का इंतजार है जो जुड़ चुके हैं। वो हैं महंत नारायण गिरी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, बहुत स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, स्वागत है उनका। और संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना से एक तरीके से उनकी इस मामले में हमदर्दी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम समझेंगे कि किस नज़रिए से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी हो तो सवाल कई उठते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर मैं जाना चाहूंगा महंत नारायण गिरी साहब के पास। नारायण गिरी जी, कोई और जानकारी आप लोगों तक पहुंची है जो आपके सूत्रों ने आप तक पहुंचाई हुई हो और अभी पब्लिक डोमेन में नहीं हो? नारायण गिरी जी, आवाज आ रही है आपको? महंत नारायण गिरी, क्योंकि सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम है। तहसीन पूनावाला, जिन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि इसको लेकर अब सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। तहसीन पूनावाला, इस घटना को आपने कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम माननीय प्लीज आप आपके एंकर को आप प्लीज बोले कि बीच में डिस्टर्ब करना बंद करें। थैंक यू। जब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था इस मामले को लेकर, तब यहां पर हमने 12 केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखे थे मॉब लिंचिंग के। इसमें हिंदुओं के भी केस थे और मुसलमानों के भी केस थे। और मेरे केस में यानी तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र की हुकूमत को, यानी मोदी जी की हुकूमत को, कि वो जल्द से जल्द मासूका कानून, जो मेरा कानून मैंने बनाया था मॉब लिंचिंग के खिलाफ, मानव सुरक्षा कानून, उसे लागू करे और इसके गाइडलाइंस लागू करे। इसके बाद मैंने राजीव गौबा जी, जो अभी मोदी जी के कैबिनेट सेक्रेटरी लेकिन उस वक्त गृह सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, उनसे मीटिंग की। उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश समझाए कि कानून की जरूरत क्यों है। उसके बावजूद आज 2 साल हो गए इस बात को, मोदी जी ने कानून लाने की जरूरत नहीं समझी। जहां पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं, जैसे कि राजस्थान का सूबा हो, विपक्षी हुकूमत है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन्होंने इस कानून को पास किया। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाओगे दिनेश भाई, वाला, लेकिन आप इसमें महाराष्ट्र को क्यों नहीं गिनते? मैं एक सेकंड, मेरी बात आप प्लीज समाप्त होने दीजिए। आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। जो विपक्ष के हुकूमतें थे, मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उन्होंने इस कानून को पास किया। आप हैरान हो जाओगे कि आदरणीय राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी ने अब तक उन कानूनों पर दस्तखत नहीं किया, यानी वो कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया। पहली बात। आपका सवाल है महाराष्ट्र के सूबे को लेकर, मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। अगर बीजेपी मॉब लिंचिंग को रोकना चाहती है तो क्यों राष्ट्रपति तहसीन पूनावाला, सवाल मैं पूछूंगा। और दूसरे रवैया देखिए, आपने पहले भी कहा एंकर को बोलिए डिस्टर्ब ना करे, तब मैं नहीं बोल रहा था, दूसरे गेस्ट बोलने की कोशिश कर रहे थे, आपको यह लगा कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तो थोड़ा हर चीज में एग्रेशन छोड़ दीजिए और चीजों को सलाहियत से समझना और सोचना और सुनना शुरू कर दीजिए। मैं एक बार फिर से चलना चाह रहा हूं महंत नारायण गिरी जी के पास। महंत नारायण गिरी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या कोई ऐसी बात जो पब्लिक डोमेन में नहीं है आप मेरे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, ये देखिए, विशेष रूप से आपका आवाज तो आ रही है मेरे को, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, कहिए। हाँ, ये हमारा ये कहना है कि वहाँ पर जो साधुओं को जिस तरह से जो है उनको मारा गया और बहुत बेरहमी से मारा गया, और विशेष रूप से जब हमारा साधुओं का जो है शव लेके जाने के टाइम आया तो हमने उनको निवेदन किया था पुलिस को कि 2-3 सिपाही दे दो साथ में ले जाने के लिए, कि वहां तक उनका लाश ले जाए, समाधि देनी है। तो उन्होंने 2-3 सिपाही भी नहीं दिए और अपने तरफ से हमने जो है वो जो ट्रक का व्यवस्था भी हमने अपनी तरफ से किया। तो पुलिस जो है, जो पुलिस चौकी में बिठाया हुआ था, जैसे वो जो जंगला की चौकी थी, जंगला चौकी में महात्माओं को बिठाया हुआ था, जब वहां पर भीड़ आई तो उन्होंने जो उठा के पुलिस वालों ने उनको दे दिया। तो ये हमारा ये कहना है कि विशेष रूप से जो पुलिस सुरक्षा में थे, वो पुलिस के संरक्षण में थे, तो उन्होंने उनको जो है मारने के लिए पब्लिक को क्यों दे दिया, नहीं पब्लिक को मारने के लिए क्यों दे दिया? तो हमारे ये क्या उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि हमको जो है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में, उद्धव ठाकुर के सरकार के ऊपर में
पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि उनके वहां पर जो है हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि भारतवर्ष में कहीं पर भी आज तक ऐसी घटना साधुओं के साथ नहीं हुई, पहली बार है जो ऐसी घटना हुई है, इसीलिए हमें उनके ऊपर में पूर्ण रूप से। तो आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीआईडी जांच भी हो रही है तो क्योंकि वहां की सरकार के अधीन सीआईडी एक तरीके से, तो आपको उस पर भी यकीन नहीं है। राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास में चलना चाहूंगा। गिरीश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपके हिसाब से पालघर का दोषी कौन है, राजीव प्रताप रूडी जी? देखिए, हम लोगों ने इस कोविड के दौरान महाराष्ट्र में विशेष करके और कुछ और राज्यों में हमने 2-3 बार ऐसी घटनाएं पढ़ी हैं, 2-3 बार से ज्यादा, कि बीच में कई स्थानों पर एक बार तो पुलिस वालों को भी रोका गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ये कई प्रकार से, और विशेष रूप से गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के इस इलाके में और कई अन्य इलाके में इस प्रकार का समाचार प्राप्त हो रहा था कि कई जगह लोगों ने रोक करके लोगों को मारा पीटा और उन्हें बच्चे उठाने वाले चोर समझ के, या जो भी कारण हो। और ये मामला लगातार, ये नहीं है कि ये घटना पहली है, लेकिन आज का जो घटना है, साधु संत तो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से, अगर साधु, क्योंकि ये जूनागढ़ अखाड़े के लोग हैं, भारत का सबसे बड़ा ये मठ है और सबसे बड़ा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी इसके गुरु हैं और सब यहाँ से दीक्षा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सन्यासी विजिबल हो, और आजकल तो हम मोटे तौर से अनुमान लगाना 2 मिनट के बातचीत के बाद, और ये सब वो इस इलाके से परिचित हो या ना हो, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से पहचान करना ऐसे साधु संतों का बहुत कठिन नहीं होता। और साधु संत अगर किसी हथियार से लैस ना हो, उनका कोई ऐसा व्यवहार ना हो, तो 5 से 2-4 मिनट में ही प्रत्यक्ष रूप से पता चल सकता है कि ये सही व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति है। और किसी भी स्थिति में गलत व्यक्ति भी हो तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है, ये तो अपराध है सीधा तौर पर, कि किसी को सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी में सवार है, और आज के स्थिति में जब आवागमन इतना कम है तो भागने की भी गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को बहुत ही शक किसी पर हो तो कोई भागने का भी प्रयास नहीं करेगा, उसे रोक कर ही बैठा ले, पुलिस से छानबीन करा ले। तो ये आउटराइट पुलिस लाचार क्यों नजर आ रही थी जब इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, लेकिन पहले पूरे पैनलिस्ट के पास मैं एक बार जाऊंगा। चरण सिंह सापरा साहब, ये क्या ये समझा जाए कि पुलिस की मौजूदगी होने पर भी, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पुलिस अमूमन लेट आती है, फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस अगर मौजूद भी हो तो खुद को महफूज मानने की गलती हम ना करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। और जब भी ऐसी घटना घटती है तो व्यक्ति नहीं मरता है, इंसानियत मरती है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और इस घटना के बाद में आप पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन तुरंत इस पे एक्शन लिया गया और रातों रात, यानी सुबह 5 बजे तक कोम्बिंग ऑपरेशन करके 110 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद में 30 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी है और आईपीसी 302 हत्या का मामला, राइट्स का मामला, इस तरह से वो मामले इन पे दर्ज किए गए हैं। और डीजीपी क्राइम जो सीआईडी के हैं, अतुल कुलकर्णी, बहुत ही विश्वसनीय आईपीएस ऑफिसर है, वो इस पूरे चीज की तहकीकात करेंगे कि पुलिस की कहां कमी रह गई। और फिर एसएचओ को सस्पेंड किया गया है और एक वहां के पीएसआई को सस्पेंड किया गया है। आपकी बात सच है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कमी हो गई, लेकिन वस्तुस्थिति अगर वहां पर देखेंगे तो जो कासा पुलिस स्टेशन है वो इस गांव से, जहां पर यह हत्या हुई है, यहां से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो पहली बार जो पुलिस आई वो मात्र 4 लोग थे, एक पीएसआई नहीं साहब, अब इसमें सापरा साहब सवाल ये ठीक है, 25 किलोमीटर दूर है, रीइंफोर्समेंट जाने में वक्त लगा होगा, पहले जब सूचना मिली होगी तब पहुंचने में वक्त लगा होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगती है कि एफआईआर, इस मामले में एफआईआर दर्ज होने और उसके बाद कार्रवाई होने में, सस्पेंशन होने में या जो भी हो रहा है, क्या इसमें बहुत वक्त नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि इसमें डिले अनावश्यक रूप से हुआ है, या फिर कुछ चीजें खुद सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में नहीं थी? हमारे साथ संजय गुप्ता साहब शिवसेना के जुड़े हुए हैं। अगर साधु संतों के साथ ये बर्ताव होने लगेगा तो फिर तो भगवान मालिक है। संजय गुप्ता साहब, देखिए, जिन शख्सों ने, जिन लोगों ने साधु महाराज, सबसे पहले तो मैं, स्वामी जी मुझे दिख नहीं रहे, बहन जी, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। और उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने साधु महाराजों की हत्या की, उन लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस। क्योंकि पुलिस के आ जाने के बाद भी
वो लोग साधु महाराजों को मारते रहे। इससे पता चलता है कि उनके मन के अंदर उनके खिलाफ, साधु महाराजों के खिलाफ कितना आक्रोश था। इसीलिए उन सबके खिलाफ हत्या के केस दर्ज किए गए। मैं इस बात से भी सहमति रखता हूं कि जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उन पुलिस वालों को हवा में फायरिंग जरूर करनी चाहिए थी। और अगर कोई निर्दोष, कोई निर्बल आदमी पुलिस के संरक्षण में हो तो उस वक्त पुलिस को बिल्कुल 2-4 लोगों को भले ही मारना पड़ता, लेकिन उन साधु महाराजों की सुरक्षा करनी चाहिए थी। इसी कारण पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। मगर फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने उद्धव जी से बात की और जिस तरह से अमित शाह साहब ने उद्धव जी से बात की और खुद उद्धव जी ने सामने आकर के इसके समय वस्तुस्थिति से अवगत कराया सारे देश को, तो इससे पता चलता है कि उद्धव साहब या महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कितनी चिंतित है। और ये बिल्कुल उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने साधु महाराजों को मारा है उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि वो लोग बचेंगे। उनको पूरी सजा मिलेगी और 100% मिलेगी। महंत नारायण गिरि जी के पास मैं चलता हूं। नारायण गिरि जी, संजय गुप्ता साहब ने आपको प्रणाम निवेदन किया है और साथ में अपनी बातें कही हैं। क्या इन बातों से आपके जख्मों पर मरहम लगती है, नारायण गिरि जी? जी देखिए हमारे तो महात्मा चले गए, हमें तो आंखों में आंसू है, बहुत बड़ा दुख है। और हमारे बेचारे सीधे महात्मा थे, इतने 17 साल के वो सीनियर सिटीजन थे, महात्मा इतने विरुद्ध थे और उनको इतना बेरहमी से जो है हम बहुत दुखी है मन से और पूरा हमारा अखाड़ा भी। और हम लोग विशेष रूप से सबसे भी निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई जब तक ये जो है लॉकडाउन नहीं हटता है, कोरोना का जो है ये 3 तारीख तक, उसके बाद वहाँ जाएंगे और उसके बाद मीटिंग वगैरह करके बाद में हमारा ये मांग है कि उच्च स्तरीय जांच होगी, जो दोषी है उनको पूर्ण रूप से जो है उनको सजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। राजीव प्रताप रूडी साहब, इस तरह के मामलों में अब जो कार्रवाई कर रही है वहां सरकार, क्या यह संतोषजनक कार्रवाई है? ऐसे ही होना चाहिए? दोषी पुलिस वालों को माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उन्होंने वक्त रहते जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाए, क्या ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, एक तो सचमुच ये घटना हम सब लोगों के समझ से बाहर है, क्योंकि और इसमें ऐसी तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि ये बात की पुलिस पहुंच गई, फिर उनके गाड़ी में उसको हुआ, गाड़ी के भीतर प्रवेश करके मारा, साधुओं को मारा। मतलब ये बिल्कुल ही घटना जिसको अंग्रेजी में बिजार कहते हैं उस प्रकार से है। साधु संतों के बीच में हम लोगों को भी बीच में कभी-कभी उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा ये घटना सामान्य घटना नहीं। ये समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिर इस प्रकार का व्यवहार, क्योंकि महाराष्ट्र में भी साधु संत हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कई साधु संत हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार का व्यवहार ये मेरे समझ से बाहर है कि पुलिस हो ना हो, लेकिन भारत में साधु संत, मौलाना ही क्यों ना हो, फादर ही क्यों ना हो, पादरी ही क्यों ना हो, सिख धर्म के गुरु ही क्यों ना हो, भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्तियों का, चाहे किसी भी धर्म समाज का हो, उसका आदर करते। तो ये बड़ा मुझे तो एकदम समझने में कठिनाई है कि आखिर ये टारगेट क्यों बने। ये सामान्य विषय नहीं है, इसको तो बिल्कुल हमें पता। तो राजीव प्रताप रूडी साहब, बहुत संक्षेप में एक बात मैं और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, आपने घटनाएं देखी हैं, घटनाओं पर प्रतिक्रिया और एक्शंस देखे हैं, क्या माना जाए कि ये एक अपवाद है और इसको लेकर कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए और सरकार वही कर रही है जो वो कर सकती है? देखिए, राज्य सरकार को तो, क्योंकि महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं निरंतर हो रही थी, ये पहला नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को सचेत होना चाहिए। और वैसी अवस्था में जब ये घटना घटी है, इसके पहले भी 3-4 घटनाएं हम लोगों ने अखबार में देखा है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगा है, माननीय अमित शाह ने, ये चिंता का बहुत विषय है और इसको गहराई तक जाना चाहिए। राज्य सरकार के हित में है कि राज्य सरकार पूरी छानबीन करके जल्द से जल्द, और उस गांव में और भी लोग समझदार नहीं थे, ये तो बिल्कुल आराम से क्या इस घटना को लेकर जो आपने खासतौर से मेरे सवाल के पहले बात कही, उसको लेकर मैं तहसीन पूनावाला के पास जाऊंगा। तहसीन, क्या ये माना जाए कि कई जगहों पर जो अफवाहें होती हैं वो इतनी हावी हो जाती हैं कि फिर किसी का जोर नहीं चलता और इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं, या आपको लगता है कि लिंचिंग जैसी घटनाएं जब होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई होता है जो नजर नहीं आता? दो चीज, ये जो घटनाएं हैं, सबसे पहले चाहे वो साधु की लिंचिंग हो या एक गरीब आदमी की लिंचिंग हो या किसी अपराधी की लिंचिंग हो, लिंचिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। सब व्यक्ति हमारे मुल्क में बराबर है और किसी की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखिए,
मासुका कानून में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मैं कहता हूं कि ये जो इसके पीछे जो रूमर मॉन्गरिंग है, जो अफवाहें फैलाई जाती है, इसके तह तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आज जब मैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे मेरे केस के अंदर, उसी हिसाब से एक आईजीपी रैंक के ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन करे और एसएचओ पीएसआई को सस्पेंड किया गया। लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण चीज दोबारा से राजीव जी से बड़े विनम्रता से पूछनी है। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में यह आदेश दिया था सर कि मॉब लिंचिंग एक अलग कैटेगरी का क्राइम है। इसके डिबेट में हम अभी नहीं जाते, ये सब सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गया है। तुषार मेहता अपोज कर रहे थे, इसको सिद्ध हो गया है। तो इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। मैं खुद गया था राजीव गौबा के पास जब वे होम सेक्रेटरी थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र की हुकूमत समझ गए वो सवाल सर, वक्त कम है, वो जवाब दे रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आपके लिए वकालत की बहुत गुंजाइश है अपने जीवन में, आप अपना ज्ञान वहां दे देंगे। हमें तो भाई नहीं समझ में आ रहा है, भारत में अभी भी इतने पर्याप्त कानून है। आप अपना जो अभियान है वो लिंचिंग का हो, भैया वो सब बाद में हम लोग तय कर लेंगे। यहाँ तो दो साधु है और सरफिरे हैं कि ये इनका कोई पर्पस है, कि ये लिंचिंग है, कि ये किसी विषय को लेकर आए थे, इनके पीछे साजिश है। भैया पता तो लगा देने दो। आप पूनावाला साहब अपने पूरे ज्ञान का उपयोग करके राजीव गौबा साहब का नाम ले रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट, ये आप जरूर करें। अगर आपकी बात सच होगी, अच्छी होगी, तो देश के लोग उसको स्वीकार करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जब आपकी बात सुनता है तो हम लोग आपकी बात क्यों ना सुने। लेकिन ये सब विषय हम लोग बाद में लाएंगे। दो साधु मारे गए, एक बुजुर्ग 70 वर्ष का, दूसरा 35 वर्ष का, उसके साथ ड्राइवर। आखिर ऐसी परिस्थितियां अगर लिंचिंग का कानून भी होता तो क्या ये घटना नहीं होती। उनको भी पता है कि 302 का हत्या करने के लिए ये कोई, तो इसलिए वो तो हम कानून के बारे में और आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में हम लोग छानबीन करके और आपका एक बार और शो करा लेंगे जिसमें आप हमें ज्ञान दें। यहाँ तो चिंता है कि भैया ये हुआ क्यों, ये घटना हुई कैसे, क्या चरण सिंह सापरा साहब इस बारे में ये समझा जाए। ये घटना ये बताती है कि अफवाह कुछ जगहों पर इतनी हावी हो जाती हैं कि फिर वहां जो सिस्टम है कहीं पर लाचार नजर आता है। और इसी तरीके से कुछ एक दूसरी लिंचिंग की जो घटनाएं हुई हैं पहले, उनको लेकर जो बात कही गई और ये तक देख लिया गया कि ये तो जो है स्टेट इनको छूट दे रहा है। क्या वहां पर भी ये समझा जाना चाहिए कि अफवाहों के अधीन इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और ये आवश्यक नहीं है कि वहां कोई पीछे लगा ही हुआ हो इस तरह की घटनाओं के? अगर 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे, फिर वो लिंचिंग चाहे उत्तर प्रदेश की हो जो अगस्त के महीने में मेरे ख्याल से 12 लिंचिंग तकरीबन एक हफ्ते में हुई थी, बिहार में 20 लिंचिंग कम से कम 15 दिन में हुई थी, और धुलिया की भी मैं बात करना चाहूंगा, महाराष्ट्र का है, जब 2018 में लिंचिंग हुआ था 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो खुद उन्होंने कहा था कि इस तरह से अफवाहें हैं और ये अफवाहों के चलते ये लिंचिंग हुई है। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा जब उत्तर प्रदेश में हुई, जब शामली में हुई, जब संभल में हुई, जब हापुड़ में हुई, जब बुलंदशहर में हुई। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को जिस तरह से लिंचिंग हुई और गोली से मार दिया गया, उसका तो आज तक पता नहीं चला। तो ऐसी जितनी भी लिंचिंग हुई है, चाहे वो बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, या फडणवीस सरकार के समय में हुई है, तो उस समय भी यही कहा गया कि इस तरह की अफवाहें थी इसलिए ये लिंचिंग हुई है। और उस समय तो कोई अमित शाह जी का फोन नहीं आया था फडणवीस जी को। तो इसका कोई ना कोई राजनीतिक लाभ मत लीजिए, ये गलत सिचुएशन है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि देशमुख साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि जो लोग जिनके बीच में ये हुआ वो समधर्मीय हैं, इसको रेखांकित क्यों करना पड़ा? क्या दोहराएंगे सवाल? गृह मंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि जिन लोगों के बीच में जिन्होंने मारा और जो इसमें मारे गए वो दोनों ही समधर्मीय हैं, ये रेखांकित क्यों करना पड़ा उनको अपने ट्वीट में? ये समधर्मीय इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट कल से आ रहे थे, वो इसको कम्युनलाइज करना चाह रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि ये समधर्मीय है, तब वो अब पार्टी पर आ गए हैं कि वहां पर कम्युनिस्ट कोई एमएलए है इस तरह से, और कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरपंच है भारती चौधरी वहां पर। मुझे नहीं लगता कि इस सारी बातचीत में हमको जाना चाहिए कि बीजेपी का सरपंच है, एमएलए कम्युनिस्ट है, एमपी बीजेपी का है। ये सारी चीजों में अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम दिशा भूल हो रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक का है वो तहकीकात करेंगे, तहकीकात होने दीजिए, चंद दिनों में सारी चीजें बाहर आ जाएंगी और जितने आरोपी थे वो सारे। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी, आपने इस पूरे मामले को लेकर खेद प्रकट किया है और आपकी बातों से कहीं ये झलकता है कि इसमें कहीं कोई मजबूरी का एंगल भी है। क्या ऐसा है
कई बार क्या गठबंधन में चीजों को समझने समझाने में दिक्कत हो रही है, क्या उसकी तरफ इशारा है क्या ये? देखिए, ये बात तो आप तब कहते हैं जब जिन लोगों ने साधु महाराजों को मारा उनके खिलाफ एक्शन ना लिया गया होता। जिन लोगों ने साधु महाराजों को मारा, चाहे वो किसी भी जाति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन सबके खिलाफ धारा 302 लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कम धाराएं लगाई गई हैं। और जिस तरह से उन्होंने जिस बर्बरता से मारा है और जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हुआ है, इस बात का उद्धव जी ने खुद आकर के जिस तरह से खुद स्टेटमेंट दिया, इससे पता चलता है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं। महंत नारायण गिरी जी, जब कोई अपराध हुआ उसके बाद जो इंसाफ के लिए कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे साधु चले गए, अब वो तो वापस नहीं आ सकते। जी, ऐसा है ना जी, विशेष रूप से कि महात्मा लोगों को, उनको जिस निर्मल से हत्या हो गई, वो चले गए हैं, वापिस नहीं आ सकते, परंतु उसमें न्याय हमें मिलना चाहिए कि पूर्ण रूप से हम लोग को जो है ये आता है कि जो महात्मा जाने वाले वो तो वापिस नहीं आएंगे, तो निश्चित है, परंतु आगे आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आज तक भारत में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है, पहली बार महाराष्ट्र में हुआ और पुलिस के संरक्षण में हुआ, तो इस बात का बहुत ज्यादा दुख है और ये निश्चित रूप से जो है ये होना चाहिए जी। राजीव प्रताप रूडी साहब, लेकिन ये एक वाहिद ऐसी घटना है जिसमें कहीं कोई कहते हैं कि कई बार बगैर आग के भी धुआं होता है, लेकिन जब तक समझ में आता है कि ये नकली धुआं है तब तक मामला बिगड़ चुका होता है। यहाँ पर तो वो लोग भगवा वेशधारी थे, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपत्तिजनक हो, किसी भी सूरत में वो ऐसे नहीं लग रहे थे जिनको देखकर ये लग सके कि ये लोग कोई जराइम पेशा लोग हो सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ हो सकता है? अफवाह को भी तो कोई वजह चाहिए, किसी तरह का कोई फालसी सही, कोई बुनियाद चाहिए। नहीं, आपने मेरे सवाल को दोहरा दिया। मैंने यही कहा ना कि साधु संत तो प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं और अगर कोई हमारे मन में कोई बात हो, लेकिन ये बिल्कुल मैं इस पर ऐसे कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा कि इस पर मैं तहकीकात के विषय में नहीं जाऊंगा। मैं बहुत अप्रसन्न हूं और मैं चिंतित हूं। और ये तो अगर ये इस प्रकार से यहाँ का वातावरण क्या था, किन लोगों ने क्या, किस परिस्थिति में क्या वाकया हुई, पुलिस के आने पर क्या घटना हुई, ये पूरे तह तक जाना होगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा घटना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना भी हम अभी इसको विश्लेषण कर रहे हैं ये तह के ऊपर है। और सच ये है कि हमारे साधुओं की, हमारे महात्माओं की हत्या हुई, दुखद है। इनका समाज से बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है। ये अपने गुरु के पास, गुरु के यहाँ जा रहे थे और मुझे सच पूछिए तो इस पूरे विश्लेषण में हम ना ही से राजनीति समझते, विधि व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और पहले तौर पर, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, पहले तौर से उद्धव सरकार के ऊपर ये आरोप तो जाएगा ही जाएगा कि आपकी ये बड़ी विफलता है। अगर ये भी है, साधु संत हो, कोई भी हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सामान्य महिला हो, अगर किसी परिस्थिति में अगर गए हो, क्या जाने का कारण क्या था, घटना क्या हुई, ये तो इस पर अगर हम लोग कोई भी टिप्पणी करें तो वो कम होगा। हत्या का आरोप दर्ज हुआ है, 109 लोग अगर गिरफ्तार हुए हैं इसमें तह पर पहुंचने में, और ये लोकेशन पता है, गांव पता है, लोग पता है, सच्चाई तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। राजीव प्रताप रूडी साहब, क्या इस तरह की घटनाएं, वो ये स्पेसिफिक घटना हो या लिंचिंग की दूसरी घटनाएं, क्या हम मजबूर हैं, नहीं रोक सकते इनको, या रोका जा सकता है इनको? और अगर रोका जा सकता है तो उपाय क्या है? देखिए, अपराध की तो कोई सीमा होती नहीं, और अपराधी तत्व और आपराधिक व्यक्ति और जिसकी मानसिकता हो, उसे कानून का डर हो, व्यवस्था का डर हो, स्थानीय प्रशासन का डर हो, समाज का डर हो, समाज का लाज हो, ऐसे ही तब लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो घोर अपराधी हो या लोगों को उकसा करके आगे करता हो, वैसे लोगों के लिए तो कानून कभी बार मजबूर भी हो जाता है। कानून बाद में कार्रवाई करता है, लेकिन तब तक गलत हो चुका होता है। लेकिन कानून तो पूरी दुनिया में इसलिए बनाया गया, और खास करके आईपीसी, सीआरपीसी के तहत वैसे तमाम संभावनाएं जिसके तहत लोग अपराध करते हैं उसे कवर किया गया है। तहसीन पूनावाला इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आपकी बात में? मॉब लिंचिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला राज्य सरकारों को भी निर्देश दी है कि आप इसका अनुपालन करने के लिए वो राइट सर, गॉट योर पॉइंट सर, 57 के तहत राइट सर। लेकिन आते हैं सर आपके पास, सीमित दायरे में रखें। तहसीन पूनावाला। थैंक यू। आपका सवाल रूडी जी से ये था कि क्या इसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो अब हमने मासूका कानून पेश किया था, इसमें हमने प्रिवेंटिव गाइडलाइंस दी थी, और सुप्रीम कोर्ट, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, ये कानून लाया जाए सूबों में, तो इसे रोका जा सकता है। अब मैं दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं, रूडी जी प्लीज बता दीजिए, जिन सूबों ने इस कानून को पास नहीं, ये कैसे फुल प्रूफ है? उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया ये कहते हुए कि पहले से जो कानून है,
उसमें मैं आप आपको एडिशन बताता क्यों हूं। चाह रहे हैं? किन मामलों में अलग है ये? जी सर, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन फिर आपको मुझे समय देना पड़ेगा। बहुत लेकिन संक्षेप ये में आपको सारी- करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विस्तार से समझने के लिए मेरे पास विस्तार समझाइए केवल। समय ठीक है, तो अगर आपके पास उतना समय नहीं है सर, तो बड़े संक्षेप से सुन लीजिए। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स, पहले इतने कानून है तो क्यों स्पेशलाइज्ड कानून चाहिए? ये सारी आर्ग्यूमेंट्स तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में की। तुषार मेहता जी के साथ मुकुल रोहतगी उस वक्त एजी थे, उन्होंने सभी आर्ग्यूमेंट्स की। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, मेरे केस में, कि कानून लाना चाहिए। अब मेरा सवाल है कि जिन सूबों ने कानून लाया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हो, कानून पे साइन क्यों नहीं करते? माननीय अमित शाह सर ने क्यों कहा पार्लियामेंट में यही जोर आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में भी देना था ना, वहां भी आप गठबंधन में है, मनवानी थी ये बात। मैं आता हूं आपके पास, संजय गुप्ता साहब के पास मैं जाऊंगा। संजय गुप्ता साहब, क्या आपको लगता है कि इसमें पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बड़ी लापरवाही है? जो आपने कहा कि हवाई फायर करना चाहिए था, हम तो ये देख रहे हैं कि वहां तो पुलिस वाला हाथ छुड़ाकर भाग रहा है, बल्कि धक्का दे रहा है एक साधु को कि जाओ भीड़ में। नहीं, देखिए, जिस तरह से लोगों में गुस्सा था और जिस तरह से वो उग्र भीड़ थी, उस उग्र भीड़ को देखते हुए पुलिस वाले को अपना भी खतरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अकेला थोड़ी था सर। पुलिस वाले, देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं कितने पुलिस वाले हैं। क्या इतने पुलिस वालों का, इस वर्दी का वहां पर इतना भी खौफ नहीं है कि वहां गलत करने वाले समझ सकें कि हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, शुरू में 4-5 पुलिस वाले थे एक साथ, बहुत सारे पुलिस वाले नहीं गए थे। जिस वक्त वो साधु महाराज थे उस वक्त ज्यादा फोर्स नहीं थी, लोग वहां ज्यादा थे, जो उग्र भीड़ थी वो ज्यादा थी और पुलिस वाले कम थे। इसीलिए पुलिस वालों को इस तरह से जो उन्होंने किया, हम उसको भी सही नहीं मानते, चाहे कुछ भी था। जब कानून की संरक्षण के अंदर कोई निर्दोष व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है, तो पुलिस का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि वो उसको बचाए, चाहे उसके खुद के ऊपर आंच आ जाए। मगर जिस तरह से पुलिस वालों ने जो किया, इसीलिए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, इसीलिए तो उनको सस्पेंड किया गया। तो इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि पुलिस ने उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की जिस हिसाब से की जा सकती थी। तो जिस तरह से उन्होंने हवाई फायर नहीं किया, या अगर उनको बचाने के लिए, संजय गुप्ता साहब, कोई एक पुलिस वाला नहीं है जो मजबूर दिखाई दे रहा हो। देखिए, कोई एक पुलिस वाला होता, उसको अपनी जान की पड़ती, वो किसी को धक्का देके, किसी तरीके से अपने साधु को धक्का देके खुद को बचाना चाहता, तो मैं ये बात समझता। ये डिपार्टमेंट के इतने सारे लोग मजबूर क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनको कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि कब तक उनको बल प्रयोग नहीं करना है, कब तक गोली नहीं चलानी है? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं होती पुलिस के पास। अगर पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि अगर वो किसी इस तरह से मॉब लिंचिंग में फंस जाए, तो अपने विवेक के आधार पर वो फायरिंग कर सकते हैं। और इस तरह के ऑर्डर, इस तरह के केसेस के अंदर उन्हें किसी के ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। मगर वहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी, जिसके कारण पुलिस वालों को ये लगा होगा कि इस वक्त अगर हम फायरिंग करेंगे तो शायद बचेंगे नहीं, या कोई बात होगी। तो चरण सिंह सापरा साहब के पास मैं जाना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा कि ये जो मामला दर्ज हुआ और उसके बाद लोगों पर जो कार्रवाई हुई, सस्पेंशन हुआ वगैरह, घटना होने और उसके बीच में कितना वक्फा लगा सर? कितनी देर में एक्शन लिया गया है? देखिए, आपने पहले भी मुझे रोक दिया था शुरुआत में, मैं वही बताने जा रहा था कि 10:30 बजे ये घटना हुई। वहीं पर पहले पुलिस की टुकड़ी 5-6 लोगों की आई, लेकिन फिर जब मैसेज गया कि संख्या ज्यादा है लोगों की, तो दूसरी टुकड़ी आने में देर लगी। जब दूसरी टुकड़ी आ गई 11 बजे के करीब, तो तब से लेकर के ये कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। उससे पहले बेचारे साधु जो घटना घटनी थी वो हो चुकी थी, लेकिन जब से वो दूसरी टुकड़ी आई और एसपी वहां पर पहुंच गए 11:30 बजे, 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन उनको कोर्ट में हाजिर किया गया। तो पुलिस की तरफ से उस समय एक कोताही जरूर हुई कि वहां पर फायरिंग होनी चाहिए थी। ऐसी सूचना मुझे मिली है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम भी मैं बोलता हूं, भागवत सोनवने ने जरूर फायरिंग की है, ऐसी सूचना है। लेकिन वो फायरिंग कब हुई, पहले हुई, बाद में हुई, ये अभी नहीं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। वो इंक्वायरी में सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पुलिस ने अपना काम करने का प्रयास किया, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो होना चाहिए था वहां पर पुलिस की चूक हुई। इसीलिए एसएचओ को हटाया गया, इसीलिए जो पीएसआई वहां पर जिसकी वो बीट चौकी थी उसको सस्पेंड किया गया है। और पुलिस ने अपनी जो निरंतर उसके बाद में कार्रवाई, दुखद घटना घटी है, हम उसकी निंदा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था, कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो प्रावधान है आईपीसी के तहत, हमारे संविधान के तहत, उस प्रावधान के तहत कार्रवाई करने में पुलिस ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की है। और इन सभी लोगों को 302 के तहत, मैं तो कहूंगा कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनको। मैं तो ये डिमांड करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, लेकिन आप डिमांड करने वाले नहीं है सर, आप तो वहां एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आप सरकार में हैं वहां।
आप गठबंधन में हैं, वहां आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी है। मैं संजय निरुपम साहब का भी ट्वीट देख रहा था, आपको इस मामले में जल्दी से जल्दी चीजों को अंजाम तक पहुंचाना है और मांग करने से नहीं होगा। इस देश में संविधान है, कानून के तहत क्या सजा मिल सकती है आप जानते हैं, तो आपको कम से कम आम लोगों की तरह बात नहीं करना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी साहब कुछ कह रहे हैं। आ रहा हूं सापरा साहब। राजीव प्रताप रूडी जी, देखिए, मैं तो एक बहुत व्यवहारिक विषय पर जाना चाहता हूं। मेरे जानकारी में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के बारे में जो आज तक हम लोग सुनते रहे, पढ़ते रहे, एक अच्छी पुलिस फोर्स है वहां, और शासन और पुलिस का रौब और ये उसके इकबाल पर चलता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बिहार से हूं और मैं जिला में राजनीति में पिछले 30 वर्षों से हूं। अगर जिला का एसपी मजबूत हो और उसका लीडरशिप मजबूत हो और उसके नीचे ये संवाद हो तो पत्ता नहीं हिलता है, अपराधी नहीं हिलता है। वैसे लोगों की, चाहे वो कितने भी लोग हों, अगर उसका इंटेलिजेंस ठीक हो, एसपी जिम्मेदार है या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? सर, इकबाल तो सरकार का है ना, तो फिर मुख्यमंत्री पे बात आती है ना। तो मुख्यमंत्री से लेकर के जब सरकार में इकबाल खत्म होता है तो जो महाराष्ट्र की सरकार के इकबाल का सवाल है। शासन मजबूती से चलता है और पुलिस वाले डर जाए, पुलिस वाले लोग मॉब से भाग जाए, पुलिस वाले हट जाए। मैं तो बिहार में देखता हूं कि एक अच्छा अगर दरोगा भी कहीं खड़ा हो जाता है तो बिहार के लोग बड़े ही तेवर वाले होते हैं। लेकिन क्या आप कह रहे हैं सरकार का इकबाल नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हुआ? आइए संजय गुप्ता साहब आपके, क्योंकि आप जब कह रहे थे ये बात वो बीच में कुछ कह रहे थे और उनकी आवाज तब नहीं आ रही थी। संजय गुप्ता साहब, नहीं, जिस तरह से राजीव रूडी जी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है, क्योंकि ये दुर्घटना घटी है, मानते हैं बहुत निर्मम दुर्घटना घटी है, मगर इस दुर्घटना के घटने के लिए सिर्फ राजनीति करना उचित नहीं है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसमें एक्शन ना लिया हो, अगर उन सबके खिलाफ केस रजिस्टर ना किया हो, उन सबको गिरफ्तार ना किया हो, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ना लिया हो, कार्रवाई ना की हो, तभी राजीव रूडी जी को इस तरह की बात कहनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी राजनीति वो कर रहे हैं इतनी ठीक नहीं। ये सिर्फ राजीव प्रताप रूडी नहीं कह रहे हैं, ये जूना अखाड़ा भी कह रहा है कि आप लोगों ने वक्त रहते चीजें क्यों नहीं की। अब तो जो भी कार्रवाई आप करेंगे वो तो लकीर पीटने जैसा होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो सिर्फ राजीव प्रताप रूडी को आप इसमें क्यों डाल रहे हैं? मैं आ रहा हूं सापरा साहब, लेकिन पहले मैं तहसीन पूनावाला काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन पूनावाला। दिनेश भाई, बड़े आदर से मैं संक्षेप में दो सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अनिल देशमुख जी की गलती है और जरूर वो गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है महाराष्ट्र के, तो फिर जिस प्रदेश में, जिस सूबे में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध को मारा गया और मारने के बाद हत्यारों को फूलों के हार से स्वागत किया गया, योगी आदित्यनाथ जी भी उन पर भी सवाल उठना चाहिए। और जिस बीजेपी पार्टी के जसवंत सिंह जी ने, जसवंत सिंह के बेटे ने, जो यहाँ पे एमपी है, मिनिस्टर है बीजेपी में, उन्होंने फूलों के माला से लिंचिंग के कन्विक्टेड लोगों को फूलों के माला से और मिठाई से स्वागत की, उस बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? तहसीन, आप वैसी बात नहीं कह रहे हैं जैसे जैसे जमात की बात होने पे मंदिरों की बात होने लगती है कि वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी। ये पैरेलल ड्रॉ नहीं हो रहे हैं सर। एक घटना में एक तरह के लोगों को सुधार नहीं करना चाहिए क्या पहले? राजीव प्रताप रूडी इस पर कुछ कह रहे हैं। कहां किस माननीय जसवंत सिंह साहब के बेटे के बारे में कह रहे हैं? पता नहीं कहां से कहां ये चले जाते हैं। मुझे तो कुछ पूनावाला, आपका उद्देश्य क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके पिटीशन के साथ बहुत सारे पिटीशन थे जिस पर तो मैंने किया, आपको क्रेडिट हम लोग पूरा देते हैं, लेकिन अभी तो सवाल है कि कानून भारत का इतना मजबूत हो कि अगर उसकी कड़ाई से लागू हो, लोगों में भय है, लोगों में ऐसे ताकतों में अगर भय रहे तो कोई पत्ता तक नहीं हिलेगा ऐसे जगहों पर। और पहले जो वर्तमान व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के डीजीपी से, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए। उसके बाद जो कंसेशंस देना है आप दीजिए। कानून हम लाएंगे, लिंचिंग का कानून आना चाहिए। राजीव गौबा की कमेटी ने, मंत्रिमंडल कमेटी को, राजीव प्रताप रूडी साहब, लेकिन मैं आपकी कही हुई बात को रेखांकित करना चाहूंगा। आपने ये जो कहा, ये तहसीन पूनावाला साहब की बात का जवाब था, नटशेल में हम लोग समझ गए, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि जब इखलाक नहीं होता, जब इकबाल नहीं होता, तब इस तरह की रौब और हनक नहीं होती जब सरकार की, तब ये होता है। ये क्यों है? शिवसेना के साथ आप लोगों को लंबा अनुभव है, शिवसेना को जितना लोग समझते हैं, दिमाग में एक दहाड़ता हुआ शेर आता है और उसका व्यक्ति, उसका टॉप मोस्ट आदमी इस समय कुर्सी पर बैठा हुआ है सीएम के तौर पर। वहां पर भगवा पहना हुआ कोई वाकई साधु जो है, कोई बहुरूपिया नहीं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वजह क्या हो सकती है? देखिए, सवालों का उत्तर तो वही देंगे, शासन के लोगों को ही उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या हुई है ये नहीं? क्या मैं ये आपसे ये पूछ सकता हूं कि कई बार कुछ चीजें हाथ में नहीं होती, बावजूद इसके कि आपकी मंशा नहीं हो, क्या आप इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे सरकार को?
देखिए, समझौते की सरकार है, मजबूरी की सरकार है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत हैं, पुलिस फोर्स डेमोरलाइज्ड है, शासन एक गठबंधन में है जिनका कोई भी प्रिंसिपल्ड अलायंस नहीं है। ये सब कमी है, लेकिन कोविड के इस माहौल में, इस घटना में इन सब चीजों को मैं नहीं जोड़ना चाहूंगा। वो राजनीतिक रूप से विश्लेषण कल कर लेंगे, लेकिन आज इन दोषियों को पकड़ना, इसके तह में जाना, साधु संतों के प्रति हमारा नमन है। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, अस्वीकार्य है। इतना भय होना चाहिए इन लोगों के अनिल बीच सापरा में, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सर। दोबारा कभी भारतवर्ष में ऐसे लोग जो सड़कों पर उतर करके इस प्रकार यही के बात अंजाम उद्धव देते ठाकरे ने हैं, कहा है कि अब दोबारा ऐसा ना होने पाए, लेकिन वो उन्होंने किसको कहा है, ये भी बात है। सापरा साहब, इन्होंने पुलिस के इकबाल की बात की। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये 45-48 दिनों में जो 39 मॉब लिंचिंग हुई थी, तो बिहार की पुलिस का इकबाल कहां था? वहां भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो यूपी की पुलिस का इकबाल, अगर वहां मॉब लिंचिंग होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइएगा। कल बेंगलुरु में अगर वहां पर पुलिस को दौड़ाया गया है, या परसों मुरादाबाद में हुआ, ऐसी घटनाएं हो रही है, तो आप सारे राज्यों की पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाइएगा। अब जो पंजाब के अंदर पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया, आप कहेंगे कि उसका इकबाल नहीं था, उसका हाथ काट दिया। इस तरह से आप अगर एक जिम्मेवार नेता होकर के इस तरह की अगर बातें, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो, पता है, आप ये कहिए कि हाँ, हमको और भी इसमें काम करना चाहिए। वो इंक्वायरी कमेटी, सर जवाब ले लीजिए। राजीव प्रताप रूडी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। देखिए, पंजाब में वो ताकत थी, वो पंजाब पुलिस की ताकत थी। वो जाके खड़ा हुआ और लड़ करके उसका बाजू कटा, लेकिन वो भागा नहीं, वो उनके साथ जाके मिला नहीं, उनको पास नहीं कराया। इकबाल तो इसी सिख सिपाही का था जिसने खड़ा होकर अपनी जान देने की, जिस दिन से पंजाब पुलिस में आतंकवाद से लड़ करके यहां तक आए, पुलिस वालों का ही देन था कि पंजाब में जो सामान्य स्थिति बना, उसे ही इकबाल कहते हैं। गिल साहब के नेतृत्व में जो हुआ, तो शायद आपका अनुभव राजनीति में कुछ ज्यादा राजनीति का, इसलिए सही शब्दों का उपयोग नहीं। महंत नारायण गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, एक बार उनके पास चलूंगा मैं। महंत नारायण गिरी जी, सीआईडी जांच कर रही है, 101 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, आप इससे संतुष्ट हैं, या फिर जूना अखाड़े ने जो कहा है कि जब तक हमारे संतोष के लायक कार्रवाई नहीं होगी हम आंदोलन के लिए उतरेंगे? आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए कि हम लोग जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। लॉकडाउन में जब तक यही रह रहे हैं, और जब ये जो है 3 तारीख को 3 मई को जब हट जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग जो है हमारा पूरा साधु समाज का बैठक होगा, हमारे महाराज जी जो है हरिगिरी जी महाराज उनके अध्यक्षता में, और उसके बाद में जो है उन जात की मांग रखा जाएगा। अभी तक हमें संतुष्ट जो है उनकी बातों से, अभी भी महाराष्ट्र सरकार की बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। संजय गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो उनके मन में जो स्टैंड विडंबना है उसको हम समझ सकते हैं, मगर उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वो विश्वास रखे। जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको सजा मिलेगी, वो छूट नहीं सकते, और अच्छे से उनको सजा मिलेगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया में अगर संजय गुप्ता जी एक बात ये बताइए, शिवसेना, जिस शिवसेना को हम लोग समझते रहे, जानते रहे, जो परसेप्शन, जो तस्वीर दिमाग में बनती रही शिवसेना कहने पर, क्या इस गठबंधन के साथ वो शिवसेना नहीं है क्या? देखिए, शिवसेना तो वही है, लेकिन कुछ लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है। अभी जिस तरह से उद्धव जी ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, सभी को गिरफ्तार किया है, तो मतलब एक जब आदमी खुद सरकार में जब होता है तो थोड़ा सा काम करके दिखाना पड़ता है। ये उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है इस तरह की घटना दोबारा ना हो, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? किसके लिए ये उनका स्टेटमेंट कि ये घटना दोबारा ना हो? ये तो उनके लिए जो लोग इस तरह का विचार रखते हैं, जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की सोचते हैं, उनके लिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। वरना जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करके धारा 302 में इनको अरेस्ट किया गया, इस तरह से वो लोग भी अरेस्ट होंगे और अपनी जिंदगी खराब करेंगे। ये उनको एड्रेस है। मेरा मानना तो ये है सर कि जराइम करने वाले आदमी को एड्रेस नहीं कर सकते आप एड्रेस करते हो आप अपने सिस्टम को, आप अपने सिस्टम को दुरुस्त रहने के लिए कहते हो। सिस्टम को भी, और इस तरह की विचारधारा, इस तरह के लोगों को भी, कि जिस तरह से इन लोगों ने साधु महाराजों को मारा, इसको किसी भी तरह से इनका नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये एड्रेस क्या उनका अनिल देशमुख साहब के लिए था? इसका तो जो पुलिस के अधिकारी, जो लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी इस तरह से उस टाइम सही से एक्शन नहीं ले सके, ये उनके लिए भी कह सकते हैं आप, ये उनके लिए भी कह सकते हैं जो उपद्रवी हैं, दोनों के लिए कह सकते हैं आप। जी तहसीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
कानून का इकबाल ऊपर रहे और हमेशा ऊंचा रहे, इसके लिए क्या रूडी साहब इस शो पर बिना इफ्स एंड बट्स जयंत सिन्हा जी को कंडेम करेंगी, जिन्होंने लिंचिंग के कॉन्विक्टेड लोगों को हार पहनाया, महेश शर्मा जी को जिन्होंने तिरंगा लपेटा? दूसरा सवाल, चित्रा चौधरी कौन है जो अरेस्टेड है, जो इस मॉब को लीड कर रही थी? क्या वो बीजेपी की मेंबर है या नहीं है? और उस गांव की क्या वो सरपंच है या नहीं है? सीधा सीधा सवाल, सीधा जवाब। बीजेपी के लोग हर बार, बीजेपी का कुछ ना कुछ कनेक्शन क्यों निकलता है लिंचिंग के साथ? जब से मोदी जी की सरकार आई है, लिंचिंग के केसेस में 80% इजाफा हुआ है। मेरे आंकड़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये एनआरसीबी के आंकड़े हैं, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी ने करा दिया, इसमें भी कहीं बीजेपी एंगल दिखाई दे रहा है? महेश शर्मा कौन है, जयंत सिन्हा कौन है और चित्रा चौधरी कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े मुकुल रोहतगी साहब ने दिए गलत दिए? होम मिनिस्ट्री किसके नीचे? ये केंद्र की होम मिनिस्ट्री के आंकड़े जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। आइए जवाब ले लीजिए। वाला साहब का सीरियसनेस, अभी इन्होंने कई टीवी चैनल्स पर, बीच में मैं बैठता हूं तो एक तो मेरी इच्छा होती है कि कोई कांग्रेस के प्रवक्तागण आ जाए, लेकिन ये कांग्रेस में है कहाँ, ये मुझे समझ गया। अभी इन लोगों ने लगातार एक पीछे एक वाक्य में ये बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा और उसके बाद माइग्रेंट लेबर पर फलाना है ढिमका है। तो 2-3 बार सुनने के बाद मैं कागजों में गया और जो ये तथ्य रख रहे थे पूनावाला साहब, ठीक उसके विपरीत वहां पर तथ्य हमको निकल के आया, लेकिन दोबारा उस विषय पर चर्चा करने को नहीं निकला। अभी ये जादूगर की तरह जयंत सिन्हा का नाम ले आ रहे हैं कभी। अब इनको अभी तहकीकात समाप्त नहीं हुआ है, अभी इनको पता चल गया है कि उसी पंचायत की वो महिला सदस्य है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई वो जिला पार्षद नहीं है, उस पंचायत की सरपंच के बारे में। तो मुझे पूनावाला साहब जरा ये बताइए, आपको इतनी गहन जानकारी इन विषयों के बारे में, जहां इतनी आपराधिक घटना हो रही है, आपको कैसे मिल जाता है? आपको पूरी और अगर आपको ये जानकारी मिल रही है तो आपको जाकर वहां सहयोग करना चाहिए जांच में। हाँ, जाना चाहिए पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला साहब का तो जवाब नहीं। और आप तो आपको बताना चाहिए क्योंकि आपके ज्ञान के सामने और आपके रूडी साहब जवाब ले लें इसका। महाराष्ट्र सरकार भी फेल है क्योंकि आप हर चीज का है, आप हित का हो तो आप बोलते हैं, आइए जवाब ले लें, हो तब आप बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हो तब आप बोलते हैं, पॉलिटिक्स का हो तब होता है, भाजपा के बारे में बोलना हो तब आप बोलते हैं। तो आप भारत कांग्रेस को, राजीव साहब जवाब ले लें इसका, प्रवक्ता के रूप में चले आए तो शायद, लेकिन जब भी आप अपनी झोली से तथ्य निकाल के फेंकते हैं तो कुछ समय दे दीजिए उसके बारे में हम लोग। आइए जवाब ले लें राजीव साहब, जवाब ले लें। तहसीन पूनावाला साहब जल्दी। बहुत व्यक्तिगत हमले हुए। मैं भी एक बात बता दूं, कम से कम मेरी कोई सीडी प्रधानमंत्री के ऑफिस में नहीं गई। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदारों का इशारा काफी है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर बता दूंगा कि अगर जयंत सिन्हा ने कॉन्विक्टेड लोगों को फूलों की हार नहीं पहनाई और अगर महेश शर्मा जी ने तिरंगा नहीं लपेटा अखलाक लिंचिंग के कातिलों पर, कल TV9 पूरे दिन मेरे खिलाफ शो चलाए और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांगूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा, या तो रूडी। मैं अभी महाराष्ट्र की घटना के ताल्लुक से बात कर रहा हूं। तहसीन पूनावाला साहब, उन्होंने इन पे बात की। आपने कहा कि हर एक घटना में एक पार्टी विशेष का संबंध कहीं मिलता है। आप ये बताइए, इस घटना में पार्टी विशेष का कौन सा संबंध मिला है आपको? चित्रा चौधरी अरेस्टेड है, चित्रा चौधरी का क्या वहां पर कनेक्शन है? TV9 और TV9 मराठी आप देख लीजिए, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं, कम से कम TV9 मराठी देखिए। कह रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। मैं तो हतप्रद हूं ऐसे ज्ञानी लोगों के विचारों से। अब वो घूम फिर करके महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या की नहीं बात करें, अब इनको इसमें पूरा शक दिख रहा है कि इसमें भारतीय जनता, इससे ज्यादा मतलब तर्क विहीन और इससे अंग्रेजी में जो बिजार कहते हैं, मैंने अपने पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा तर्क सुना ही नहीं है। लेकिन आपका भी शो चलता रहे, ऐसे लोग ज्ञानी लोग आते रहे, अपना विषय रखते रहे। और अब ये भारतीय जनता पार्टी जहां महाराष्ट्र की सरकार से चरण सिंह सापरा पूछाइए, अब ये चरण सिंह सापरा के पास मैं चलना चाहूंगा। वो प्रवक्ता है कांग्रेस के महाराष्ट्र के। चरण सिंह सापरा साहब, आपको इसमें अभी तक, क्योंकि आप वहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ संपर्क में होंगे, आपको इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल मिला है क्या? अभी तक सुनाई दिया है क्या? देखिए, पॉलिटिकल एंगल मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई होगा, लेकिन ये भी बात सच है कि चित्रा चौधरी जो है, जिसको अरेस्ट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और उस गांव की सरपंच है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके अंदर कोई पार्टी का एंगल है ऐसा मुझे अभी ये प्राथमिक लेवल पर। चित्रा चौधरी की क्या भूमिका पाई गई है सर? क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि वो भी उसी मॉब में थी वहां पर, इसलिए जो 110 लोग वहां पर अरेस्ट किए गए हैं वो उसी मॉब में थी, उसके हाथ में लकड़ी थी,
इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है। ये भूमिका है, ये प्राथमिक जो इंक्वायरी है मैं आपको बता रहा हूं। संजय गुप्ता जी, मतलब एक अफवाह फैलाई गई और उसमें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस घटना में अभी उनका क्या रोल है क्या नहीं है इसकी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी चाहे कुछ भी हो, इस बात को नजरअंदाज करते हुए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पुलिस जितने से जो एक्शन कर रही है वो कोई भी लोग इस दुर्घटना में जो शामिल है उन सबके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है। महंत नारायण गिरी जी, आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी पहुंची है जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति के मुलव्विस होने का कोई सबूत है या कोई बात है? किसी सोर्स ने आपको ही बताया ऐसा? दिनेश गौतम जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए कि अपना राजनीति के लोग अपना अपना विचार रखते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कोई राजनीतिक पार्टी से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी भी धर्म से कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि हम लोगों को ये न्याय मिलना चाहिए। जो हमारा साधु हत्या हो गई है उसके ऊपर में, जैसे अभी ये पुणे वाला बोल रहे हैं, उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, दिमाग में किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। हम लोग इतना दुखी है, पीड़ित है, और हमारा साधु के साथ में इस तरह जो घटना हो गई है भारतवर्ष में कहीं पर नहीं हुई, महाराष्ट्र में जहाँ पर हिंदू वाली सरकार है वहां पर हो गई, तो हम लोग को इस बात से बहुत पीड़ित है। और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि इसका जो है उच्च स्तरीय जो जांच होनी चाहिए, न्याय की जो जांच हो, और उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई की जांच हो, जिसमें जो सारी चीजों को सामने आना चाहिए। चरण सिंह सापरा, देखिए, प्राथमिक रूप से ये बात सच है कि वहां पर एक 4-5 दिन से अफवाह फैल रही थी कि कोई लोग बच्चे चुराने के लिए आ सकते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर भी वहां पर चल रहा था, और बच्चों को ले जाएंगे और किडनी निकालेंगे। ये जो बेचारे साधु महात्मा थे, ये पहले मुंबई गुजरात हाईवे से जा रहे थे, इनको चारोटी टोल नाका से वापस भेजा गया। पुलिस ने कहा कि आपके पास ट्रेवल पास नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो इनको क्योंकि जरूरी जाना ही था, ये जंगल के रास्ते से, गांव के माध्यम से, ये वहां से निकले विक्रमगढ़ से जवार की तरफ, जवार से निकले दागड़ी, रास्ता जो दादरा नगर हवेली जाता है, और बिल्कुल जिस गांव में ये हत्या हुई है वो वहां से दादरा नगर हवेली 500 मीटर ही है बॉर्डर, जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी वहां पर है। तो ये अप्रिय घटना वहां पर घटी है। लेकिन सच बात यह है कि गांव में इस तरह से 4-5 दिन से माहौल चल रहा था कि कोई चोर लोग आने वाले हैं बच्चे चुराने के लिए, और किडनी बेचने वाली कोई गैंग है, इस तरह से था। मेरे ख्याल से ये सारा उसी कंफ्यूजन में हुआ है, और उस समय में पुलिस की कम थी, उस समय 4-5 पुलिस वाले थे, इसलिए उनकी हत्या हो गई। पुलिस फोर्स मेजरली बाद में आई है, इसीलिए वहां के एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है, एक्शन लिया गया है कि आपने समय रहते क्यों नहीं पहले ज्यादा फोर्स भेजी वहां पर। ये तो स्थानीय एसएचओ का काम है कि एसएचओ को अगर पता चला कि वहां पर भीड़ अगर 200-300 आदमी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं चरण सिंह सापरा कि उन लोगों के पास पासेस नहीं थे और मना किए जाने पर भी उन्होंने येन केन प्रकारेण जाने की कोशिश की और इस वजह से ऐसा हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं तो ये रूट भी बता रहा हूं कि चारोटी नाके से पीछे आए और वो फिर विक्रमगढ़ से चलते हुए जवार, और जवार से दांदड़ी, और वो रास्ता जाता है सीधा दादरा नगर हवेली। ये जंगल का रास्ता है जहां पर कोई लाइट नहीं है, और गांव मतलब गांव भी नहीं हम कहते, हम उसको सापरा साहब, किसी जंगली जानवर ने हमला नहीं किया, लोगों ने हमला किया है और पुलिस वाले वहां मौजूद थे, 1-2 नहीं कई मौजूद थे, लेकिन बचा नहीं पाए उनको। किसी भी सूरत में मान लिया कि वो पास नहीं रखने के दोषी हो सकते हैं, लेकिन क्या उसकी सजा इस तरीके से मिलनी चाहिए उनको? नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी है, मैं ये आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं कि क्या हुआ, हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि एक चारोटी टोल नाका से वापस भेजा गया, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और जंगल के रास्ते से जब वो दादरा नगर हवेली के नजदीक पहुंचे, वहां पर ये गांव वालों ने घेरा, पुलिस कम थी, इसलिए उनके ऊपर हमला हो गया और उनकी हत्या हुई। संजय गुप्ता, जूना अखाड़े की तरफ से मांग की जा रही है कि इसको सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए केस को। आपकी सरकार क्या विचार कर रही है, आपके पास क्या इनपुट है, बहुत संक्षेप में? संजय गुप्ता, आवाज मिल रही है आपको? चरण सिंह सापरा इसको सीबीआई को सौंपेंगे? दोनों को ही आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जूना अखाड़े ने पुरजोर तरीके से यह कह दिया है कि सीबीआई तक अगर ये जांच नहीं पहुंचाई गई तो हम सरकार को अपदस्थ करने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम शांत हैं। हमारे पूरे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ये किसकी गलती थी, पाल घर का दोषी कौन है, क्या इस जांच से आखिरकार वो लोग जो दोषी हैं
उनके साथ कुछ ऐसा इबरतनाक होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, या फिर इस तरह की घटनाएं तो भगवान भरोसे हैं। अड़ी में आज के लिए इतना ही। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।